हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फाइंडेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। मैं इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर की जरूरत हमको ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर चैप्टर में होती है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन आता है तो आपके लिए पूरी फिजिक्स समझना आसान है, लेकिन अगर आपने लॉज ऑफ मोशन पे मेहनत नहीं की, अगर ये चैप्टर आपका वीक है तो वाकई आपके लिए फिजिक्स समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शुरुआत करते हैं इसी चैप्टर को। जैसा कि हम जानते हैं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ आवर नेचर। फिजिक्स में हम हमारी प्रकृति के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में, हमारी सराउंडिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जितने भी फेनोमेना अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं उसकी स्टडी हम इस सब्जेक्ट में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप कर दें तो वो अर्थ की तरफ चली आती है। अर्थ का सन के चारों तरफ सर्कुलेट होना, अर्थ का अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट होना, मून का अर्थ के चारों तरफ सर्कुलेट होना, मेरी आवाज का आप तक पहुंचना, सनलाइट का अर्थ तक पहुंचना, लड़कों की आवाज का मोटा एंड लड़कियों की आवाज का पतला होना, दो मैग्नेट्स का आपस में अट्रैक्ट या फिर रिपेल करना, वाटर के ड्रॉपलेट का स्फेरिकल शेप में होना, ये सारी बातें फिजिकल फेनोमेना हैं और इन्हीं सभी बातों की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो फिजिक्स के जो नियम हैं, वो डोमेन के बदल जाने के साथ बदल जाते हैं। डोमेन से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लेते कि हम जिन बॉडीज के साथ या फिर पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं उनका साइज 10⁻⁻6 मीटर से मान लेते ज्यादा है और उनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड की तुलना में काफी छोटी है, मतलब लाइट की स्पीड की तुलना में काफी छोटी स्पीड हो, जिन स्पीड के साथ आप और मैं डेली लाइफ में डील करते हैं, इन दैट केस हम जितने भी फिजिकल फेनोमेना उन बॉडीज के लिए ऑब्जर्व करेंगे उनको डिफाइन काफी सिंपल लॉज के थ्रू किया जा सकता है और इस फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के जो आउटकम्स हैं वो हम लॉज ऑफ मोशन की मदद से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन की मदद से हम क्लासिकल फिजिक्स के मैक्सिमम सारे आउटकम्स को, मैक्सिमम सारे रिजल्ट्स की हम स्टडी कर सकते हैं और इसीलिए लॉज ऑफ मोशन हमारे फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, हम जो हमारा जो सिलेबस है क्लास 11th एंड 12th का, इसमें 95% सिलेबस क्लासिकल फिजिक्स है एंड क्लास 12th के आखिरी में कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। और क्योंकि हमारा मैक्सिमम सिलेबस क्लासिकल फिजिक्स है, इसीलिए हमारे लिए लॉज ऑफ मोशन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के मैक्सिमम आउटकम्स लॉज ऑफ मोशन से ही डिफाइन किए जाते हैं। एंड लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने 3 सिंपल लॉज दिए थे, 3 सिंपल लॉज डिफाइन किए थे, जिनकी मदद से हम क्लासिकल फिजिक्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स को या मैक्सिमम फेनोमेना के आउटकम्स को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे द्वारा डील की जाने वाली पार्टिकल की साइज 10⁻⁻6 मीटर से छोटी हो, इन दैट केस जो पार्टिकल्स का बिहेवियर है वो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ से डिफाइन नहीं किए जा सकते। इन दैट केस हम कुछ नई नई बातें सुनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम तब ये समझते हैं दैट पार्टिकल्स आर हैविंग डुअल नेचर, उनका एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है, उस केस में एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाती है और ये सारी बातें हम लोग तब पढ़ते हैं जब हमारे द्वारा डील किए जाने वाले पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 मीटर से छोटा हो। मतलब हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम स्टडी करें नेचर की, अगर हम करते हैं, इन दैट केस जो फिजिक्स एप्लीकेबल है उसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। लेकिन अगर हमारे द्वारा डील किए जाने वाले पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, इन दैट केस अगेन क्लासिकल फिजिक्स के लॉज वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस केस में जिन लॉज की हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक फिजिक्स लिखी है
और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स हम तब यूज करते हैं जब पार्टिकल्स की स्पीड लाइट की स्पीड के कॉम्पेरेबल हो। तो क्योंकि हमारा 11th एंड 12th का सिलेबस मोस्टली क्लासिकल फिजिक्स है, इसके लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोई लॉ होगा वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही होगा। और वाकई आप मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा रखिए कि अगर आपको लॉज ऑफ मोशन सही ढंग से समझ में आ गया तो पूरी फिजिक्स आपके लिए आसान है, और अगर ये ना समझा तो पूरी फिजिक्स समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नाउ अगर आप किसी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं तब उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज के मोशन की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बॉडीज के मोशन के अलावा उसके मोशन के कारण को भी समझें, किस कारण से बॉडी का मोशन हुआ, कौन रेस्पॉन्सिबल था, बॉडी के मोशन का जो भी पाथ था, जो भी ट्रेजेक्ट्री थी, वो किस वजह से थी, अगर हम उसके कॉज के पीछे की भी स्टडी करना चालू करें, इन दैट केस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स, एंड लॉज ऑफ मोशन के साथ डायनेमिक्स पार्ट फिजिक्स का चालू होता है। तो इसी सिलसिले में हमारा अगला टॉपिक है फोर्स। अ फोर्स इज आइदर अ पुल और अ पुश। अगर आप किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचते हैं तब उसे हम कहते हैं पुल, और अगर हम किसी बॉडी को अपने से दूर ढकेलते हैं तब उसे हम कहते हैं पुश। आप आपके सराउंडिंग के किसी भी फोर्स को ऑब्जर्व करिए, या तो वो फोर्स एक पुल होगा या तो फिर वो एक पुश होगा। आप आपके सराउंडिंग का कोई भी फोर्स ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते एक बॉडी को ऊपर उछाल देते हैं हम, तो कुछ समय के बाद वो बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींच लेगी। तब इस केस में अर्थ ने उस बॉडी को अपनी तरफ क्या किया, पुल किया। या फिर मान लेते हम दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स को पास पास रख देते हैं, तब उस केस में उन दो मैग्नेट्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, और उस केस में एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगी, मतलब अपने से दूर ढकेलेगी। तो इस फोर्स को मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं एक पुश। तो डेफिनेटली आप आपके सराउंडिंग के किसी भी फोर्स को ऑब्जर्व करिए, या तो वो एक पुल है या तो वो एक पुश होगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि पुल एंड पुश को कंबाइनली फोर्स कहा जाता है। और इसीलिए हम यहां क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अ फोर्स इज आइदर अ पुल और अ पुश। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के अलावा एक डायरेक्शन भी होता है। फोर्स को बिना डायरेक्शन के डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको भी समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मान लेते हैं एक रूम है, और उस रूम के किसी कॉर्नर में एक टेबल है, और उस टेबल को हमें कहीं और रखना है, और इसको लेकर के मैंने आपसे मदद मांगी कि मेरी मदद करिए उस टेबल को कहीं और रखने के लिए। तो आपका सबसे पहला सवाल मुझसे क्या होगा, आप यही पूछेंगे कि उसे रखना कहाँ है। और आप इस बात को क्यों पूछना चाहते हो, आप इस बात को इसीलिए पूछना चाहते हो कि फाइनल पोजीशन के आधार पे ही आप आपके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स के डायरेक्शन को मेंटेन करेंगे। जब तक मैं आपको यह ना बताऊं कि उस टेबल को फाइनली रखना कहाँ है, आप फोर्स लगाना चालू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन में बॉडी में अलग अलग इफेक्ट आएगा। तो जो हमारी फाइनल पोजीशन होगी उसी के आधार पे आपको आपके फोर्स के डायरेक्शन को मेंटेन करना होगा। और क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स का अलग अलग इफेक्ट आएगा, इसीलिए आप मुझसे डायरेक्शन पूछेंगे। आप मुझसे ये पूछेंगे कि टेबल की फाइनल पोजीशन क्या होगी, उसी के आधार पे आप आपके फोर्स को मेंटेन करेंगे, आपके फोर्स के डायरेक्शन को मेंटेन करेंगे। और इसीलिए इस बात को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर एक बॉडी में एक से ज्यादा फोर्स लगे और मुझे अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं? तो डेफिनेटली क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब इस केस में रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम वेक्टर के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं और मुझे उनका अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो या तो मैं ट्रायंगल लॉ की मदद ले सकता हूं, या तो फिर हम पैरेललोग्राम लॉ की मदद से दोनों वेक्टर को या दोनों फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। अगर बॉडी में लगने वाले फोर्सेस की संख्या 2 से ज्यादा हो तब उस केस में आप नेट फोर्स निकालने के लिए या तो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की मदद ले सकते हो,
या तो फिर आप वहां पर पॉलीगॉन लॉ की मदद लेकर के भी बॉडी पे एक्ट होने वाले रिजल्टेंट फोर्स को निकाल सकते हो। तो इसीलिए अगर एक से ज्यादा फोर्स बॉडी में एक्ट हो तब उस केस में हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए, दो से ज्यादा के लिए आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर पॉलीगॉन लॉ की मदद ले सकते हैं। आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिया था और पहली बार उन्होंने सही ढंग से लोगों के सामने फोर्स की डेफिनेशन रखी थी और इसीलिए उनके रेस्पेक्ट में हम फोर्स की SI यूनिट को न्यूटन कहते हैं। फोर्स की जो SI यूनिट है वो न्यूटन होती है और इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फोर्स की जो CGS यूनिट है वो होती है डाइन। डाइन ये कहां से आया? तो फिजिक्स की जो ब्रांच अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो है डायनेमिक्स, एंड डायनेमिक्स से ही हमने डाइन को डेवलप किया हुआ है। तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन एंड CGS यूनिट होती है डाइन। न्यूटन एंड डाइन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। एक न्यूटन की वैल्यू 10 टू द पावर 5 डाइन होती है। नाउ अब अगर मान लेते कि एक बॉडी में एक फोर्स लग रहा है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि उस फोर्स का बॉडी में किस किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, वो बॉडी उस फोर्स को किस किस तरह से रेस्पॉन्ड कर सकती है। एक बॉडी पे जब कोई फोर्स एक्ट होगा तब वह फोर्स उस बॉडी में किस किस तरह का बदलाव ला सकता है, इसको लेकर के आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए। एक बार विचार करिए और सोचिए कि अगर एक बॉडी में फोर्स लगा दिया जाए तब वह बॉडी उस फोर्स को किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगी, वो फोर्स बॉडी में किस तरह का बदलाव ला सकती है, इसको लेके आप थोड़ा विचार करिए। अगर मान लेते एक बॉडी रुकी हुई है और उसको मुझे मोशन में लाना है, मैं कैसे लाऊंगा? एक रुकी हुई बॉडी को अगर हमें मोशन में लाना हो हम कैसे लाएंगे, आप खुद सोचिए। तब उस केस में हमें उस बॉडी पे क्या अप्लाई करना होगा? उस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगा दें तब उस केस में वो रेस्ट में रहने वाली बॉडी मोशन में आ सकती है। मतलब एक रेस्ट में रहने वाली बॉडी को अगर मोशन में लाना हो, इन दैट केस वी नीड अ फोर्स। सो एक फोर्स बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल सकता है। मतलब एक रुकी हुई बॉडी पे अगर फोर्स लगा दिया जाए तब वह बॉडी मोशन में आ सकती है और बिल्कुल यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। नाउ मान लेते हैं कि एक बॉडी अब मूव कर रही है और वो ऑलरेडी मोशन में है और मुझे उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलना है। मतलब या तो मुझे उस बॉडी के स्पीड को बढ़ाना है या तो फिर कम करना है। तो इसके लिए भी हमें उस बॉडी पे एक फोर्स लगाना होगा। तो जब एक मूविंग बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तब उस फोर्स को बॉडी रेस्पॉन्ड करते हुए अपनी स्पीड की वैल्यू या तो बढ़ा सकती है या तो फिर वो कम भी कर सकती है। और इसीलिए यहां पर हम ये बात को भी कंक्लूड कर पाएंगे कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को बदलने के लिए भी एक फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक फोर्स की मदद से एक बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को बदला जा सकता है। नाउ अगर मान लेते एक बॉडी आपकी तरफ आ रही है और आपको उस बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को बदलना है तो आप कैसे करेंगे? तो अगेन यहाँ पे आपको उस बॉडी पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। या तो आपको उस बॉडी को पुल करना होगा या तो फिर उस बॉडी को आपको पुश करना होगा। सो डेफिनेटली एक फोर्स एक बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बदल सकता है। एंड फाइनली अगर आपको किसी बॉडी के शेप या फिर साइज में बदलाव लाना है तो आप कैसे लाएंगे? तो अगर एक बॉडी पे एक फोर्स एक्ट हो जाए तो शायद वो फोर्स उस बॉडी के शेप एंड साइज को भी बदल बैठे और इसीलिए अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो यहां पर इस बात को हम कंक्लूड करते हैं कि एक फोर्स की मदद से एक बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को बदला जा सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को बदला जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदला जा सकता है या फिर बॉडी के शेप एंड साइज को भी बदला जा सकता है। इस चैप्टर में हम बॉडी के शेप एंड साइज के बदलाव को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं करेंगे।
इस चैप्टर में हमारा प्योर डिस्कशन बॉडी के मोशन को लेकर के है। इस चैप्टर में हम स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बदलाव की तरफ फोर्स की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग शेप एंड साइज के बदलाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसको लेकर के हमारी क्लास 11th में एक सेपरेट चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और वहीं पे हम शेप एंड साइज के बदलाव को लेकर के डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर आपको एक बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना हो, यू ऑलवेज नीड अ नेट फोर्स। आपको बॉडी पे एक नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बॉडी के शेप एंड साइज को बदलने के लिए हमें एक नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक बॉडी पे एक्ट होने वाले फोर्सेस का सम 0 भी हो तो भी बॉडी का शेप एंड साइज बदल सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज आपके पास एक पीस ऑफ फोम है, एक फोम का एक पीस है आपके पास, और आप उसको दोनों हाथों से प्रेस कर रहे हो। तो राइट हैंड से आप लेफ्ट की तरफ प्रेस कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से आप राइट की तरफ प्रेस कर रहे हो, और दोनों हाथों से मान लो हम इक्वल फोर्स लगाते हैं। तब इस केस में दोनों फोर्सेस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तब उस केस में फोम के पीस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, बट फिर भी उस फोम की शेप में बदलाव आएगा, उस फोम के साइज में बदलाव आएगा। और इसीलिए अगर एक बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो या फिर नॉन जीरो हो, दोनों ही केसेस में शेप एंड साइज का बदलाव हो सकता है। लेकिन एक बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन में अगर बदलाव लाना है, यू ऑलवेज नीड अ नेट फोर्स। उस बॉडी पे नेट फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, और तभी जाकर के इन 3 स्टेट्स में हम बदलाव देखने को पाएंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट में बदलाव आना, स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आना, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में बदलाव आना को अगर मैं एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करूं, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इन तीनों ही बदलावों को अगर एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप सोचिए थोड़ा, वो कौन सा वर्ड है जो इन तीनों को एक साथ डिफाइन कर पाएगा? डेफिनेटली वो वर्ड है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जब कभी भी एक बॉडी की वेलोसिटी में बदलाव आता है तब हम कहते हैं कि वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। बॉडी के वेलोसिटी के बदलाव को ही तो एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो अगर एक रुकी हुई बॉडी मोशन में आ जाए मतलब उसकी वेलोसिटी बदल गई। अगर एक मूविंग बॉडी की स्पीड बदल जाए, या वो कम हो जाए या फिर वो ज्यादा हो जाए, तो अगेन हम क्या कहेंगे? बॉडी की वेलोसिटी बदल गई। और अगर एक बॉडी की वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन भी बदल गया तो भी तो हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का बदलाव, डायरेक्शन का बदलाव, या फिर दोनों का बदलाव, तीनों ही केसेस में हम कहेंगे वेलोसिटी में बदलाव आया है। तो अगर एक बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन में बदलाव है तब भी हम कह सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी बदल गई। तो इन तीनों ही बातों का एक मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है, और बॉडी के वेलोसिटी के बदलाव को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो यहां पे मैं क्या कंक्लूड करूं? मैं यहां पे बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी को एक्सीलरेट करती है। बॉडी को एक्सीलरेट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही फोर्स कहा जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं फोर्स इज द कॉज एंड एक्सीलरेशन इज द इफेक्ट। और इसलिए यहां पे हमने लिखा अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कॉजेस एक्सीलरेशन। तो यहां पर फोर्स की आपको 2 डेफिनेशन दिखाई दे रही है। एक है अ फोर्स इज आइदर अ पुल और अ पुश, और दूसरी बात यहां पर आप थोड़ी सी अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं अ क्वांटिटी दैट कॉजेस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फोर्स को लेकर के यहां पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, और इन नोट्स को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। जिसमें पहला नोट ये है कि जो फोर्स है इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। फोर्स बेसिकली 2 बॉडीज के बीच का एक इंटरेक्शन होता है। और हम यहां पे एक बात कंक्लूड करते हैं कि एक बॉडी कभी भी खुद पे एक नेट फोर्स नहीं लगा सकती, एक नेट नॉन जीरो फोर्स नहीं लगा सकती। आप खुद को पुश करके मूव नहीं करवा सकते। अगर आप अपने आप को पुश करते भी हो तो भी आपकी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 ही होगा,
और इस बात को हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बट एक बार के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखिए कि जब भी हम फोर्स की बात करेंगे हम दो डिफरेंट बॉडीज की बात करेंगे। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी या फिर दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी। एक बॉडी का खुद पे लगने वाले फोर्स की चर्चा हम कभी नहीं करते। उसके पीछे का रीजन यही है, अ बॉडी नेवर एक्सर्ट्स अ नेट फोर्स ऑन इटसेल्फ। तो अगर मैं अपने आप को फोर्स लगा भी दूं तो भी मेरी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो ही होगा। और इसीलिए हम कहते हैं फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इसी में हमारा सेकेंड नोट ये है कि अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने के दौरान अगर फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़े तब उस तरह के फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे अगर मान लेते आपको दरवाजा खोलना है तो आप क्या दरवाजे को बिना टच के खोल पाएंगे क्या? अगर आपको दरवाजा खोलना है तो आपको डेफिनेटली दरवाजे के साथ एक फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको पेन की मदद से कुछ लिखना है तो आप बिना पेन को टच किए लिख पाएंगे क्या? तब इस केस में फोर्स लगाने के लिए हमको बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आना होता है और इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। लेकिन अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाने के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में आना न पड़े, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना फोर्स लगा पा रही है तब उस तरह के फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ किसी भी बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना भी उस पर फोर्स लगा सकती है। अगर एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करें तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी एट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। दो चार्जेस भी एक दूसरे के साथ बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर दो बॉडीज को इंटरेक्शन के दौरान कांटेक्ट में आना पड़े तब उस केस में फोर्स को हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स, ना आना पड़े तब उसे हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है एंड नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आप समझ सकते हैं। हमारी दुनिया में, हमारे नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं उनको फंडामेंटली हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप आपके सराउंडिंग में कोई भी फोर्स ऑब्जर्व करिए, वो फोर्स चार फंडामेंटल फोर्स में से ही कोई एक होगा। और दुनिया में इन चार फंडामेंटल फोर्सेस के नाम हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमारी दुनिया में सिर्फ यही चार फोर्सेस हैं, इसके अलावा कोई पांचवा फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको कोई फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है आपके सराउंडिंग में तो इन चारों में से ही कोई वो एक होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में तब एक्ट करता है जब एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी के मास के साथ इंटरेक्ट करे। तो अगर दो बॉडीज के मासेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो तब उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और हमारी अर्थ के इसी फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो फोर्स है हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। नाउ दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस केस में ये जो फोर्स है दो चार्जेस के इंटरेक्शन के दौरान डेवलप होता है। तो जब एक पार्टिकल का चार्ज दूसरे पार्टिकल के चार्ज के साथ इंटरेक्ट करे तब चार्जेस के बीच में इंटरेक्ट होने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने भी फेनोमेना हैं, जितने भी, वो सारे के सारे फेनोमेना बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही गवर्न होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब मेरा ये है एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जितने भी फेनोमेनाज हैं, सारे फेनोमेनाज के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ जहां तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स का सवाल है, ये फोर्स काफी शॉर्ट रेंजेस फोर्स हैं। मतलब ये है कि इनकी रेंज काफी छोटी होती है और इनका जो इफेक्ट है वो न्यूक्लियस तक ही सीमित होता है। अभी न्यूक्लियस क्या है? देन एटम का कोर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरे को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट एटम के न्यूक्लियस के बाहर होता ही नहीं है। इवन
एक एटम में रहने वाला इलेक्ट्रॉन भी इन फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। न्यूक्लियस के बाहर इन फोर्सेस का कोई वजूद नहीं है, और इसीलिए डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इन फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं करते। डे टू डे लाइफ में या तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं या तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इन दो फोर्सेस जो बचे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होने के कारण इनका कोई भी इफेक्ट न्यूक्लियस के बाहर होता नहीं, एंड इवन एटम का इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के क्लोज होने के बावजूद भी इस दोनों में से कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो फंडामेंटली हमारे नेचर में ये चार फोर्सेस हैं। तो एक बात मैं यहां पे फिर कंक्लूड करूं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने भी फेनोमेनाज हैं उनको गवर्न कौन करेगा? उनको गवर्न करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने भी फेनोमेनाज हैं उनको कौन गवर्न करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर लेवल पे जितने भी फेनोमेना हैं उनको गवर्न करने के लिए दो फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इनकी चर्चा हम क्लास 12 के चैप्टर न्यूक्लियस में करते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फोर्सेस इन डेली लाइफ। अभी हमने ये सीखा कि हमारे नेचर में टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिनके नाम थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम कुछ और फोर्सेस के नाम सुनते हैं और उन्हीं की चर्चा अब हम करने वाले हैं। जब हम लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करेंगे तो इन्हीं डेली लाइफ में सुनने वाले फोर्सेस का डिस्कशन हम बार बार करते रहेंगे, और इसीलिए इन फोर्सेस के बारे में समझ लेना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला फोर्स है वेट। एक बॉडी का वेट उस बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ ने लगाई हुई होती है। अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, एंड अर्थ के द्वारा लगाया जाने वाला यही ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का वेट कहलाता है। सो वेट क्या होगा? वेट होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जितने फोर्स के साथ अर्थ एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है उसी को हम बॉडी का वेट कहते हैं। बॉडी का वेट एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके अलावा जो वेट है एक बॉडी का वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। अर्थ हर बॉडी को अपने सराउंडिंग की अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, और इसीलिए अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो बॉडी का वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बॉडी फ्लैट सरफेस पे है कि इंक्लाइंड सरफेस पे है, किस तरह से रखी गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर सिचुएशन में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक, तो यहां पे आप बिल्कुल याद रखिए दैट इट ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बॉडी का जो वेट है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है W = mg, जहां पर m होती है बॉडी की मास एंड g होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एंड राउंड फिगर इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो सिचुएशन रखी है। पहली सिचुएशन में बॉडी एक फ्लैट सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, और इस केस में देखिए बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। सेकेंड केस में अगेन बॉडी को मैंने एक सरफेस पे रखा है, बट सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है। इस केस में मान लेते हैं सरफेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल मेंटेन किया है थीटा, बट इस केस में भी बॉडी पे एक्ट होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स या जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। और इसीलिए आप बिल्कुल याद रखिएगा कि किस तरह के सरफेस पे बॉडी का प्लेसमेंट है, बॉडी कहां पर है, किस तरह से है, इन बातों पे वेट का डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। इसे हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लेना है आपको। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेली लाइफ के फोर्सेस में सेकंड नाम है या सेकंड फोर्स है कांटेक्ट फोर्स।
नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जब कभी भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है, तब उनके बीच में डेवलप होने वाले फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अगर आपको दरवाजा खोलना है तो आपको दरवाजे के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, देन देयर विल बी अ कांटेक्ट फोर्स। अगर आप रोड में चल रहे हैं तो रोड के साथ आपका कांटेक्ट बना हुआ है, तब अगेन रोड एंड आपके बीच में लगने वाले फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। अगर मैंने इस पेन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो मैं इस पेन के साथ कांटेक्ट में हूं, तो इस पेन और मेरे बीच में लगने वाला फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स होगा। तो जब कभी भी दो बॉडीज का आपस में एक फिजिकल कांटेक्ट बनता है, तब उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सो व्हेन टू बॉडीज कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर, they apply a force on each other and this force is called a contact force। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने एक बॉडी को एक सरफेस पे रखा हुआ है एंड इस बॉडी पे इस सरफेस ने जो कांटेक्ट फोर्स लगाया है वो है F। आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये हमारा F कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन हो सकता है और मैं ये मान करके चलता हूं कि इस सिचुएशन में इस सरफेस ने बॉडी पे जो फोर्स लगाया है कांटेक्ट फोर्स, वो इस एरो की तरफ डायरेक्टेड है। अब इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूं। एक कंपोनेंट किस तरफ आएगी, इन दोनों के सरफेसेस के प्लेन के परपेंडिकुलर में, और दूसरी कंपोनेंट आएगी इन दोनों बॉडीज के सरफेसेस के पैरेलल में। तो जो सरफेसेस के परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और दूसरी होती है सरफेस के पैरेलल में जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो आप बिल्कुल नॉर्मल एंड फ्रिक्शन को दो इंडिविजुअल फोर्सेस मत मान करके चलना, ये एक ही फोर्स की दो कंपोनेंट होती हैं। अगेन आप दूसरी सिचुएशन भी यहां पे समझिए। इस केस में एक बॉडी को मैंने इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है और इस केस में इस बॉडी पे लगने वाला कांटेक्ट फोर्स इस एरो की तरफ डायरेक्टेड है। तो यहां पे आप कांटेक्ट फोर्स देख सकते हैं। यहां पर भी मैं इस फोर्स की दो कंपोनेंट ले सकता हूं। एक कंपोनेंट आएगी इनके सरफेसेस के परपेंडिकुलर में और दूसरी आएगी इन दोनों के सरफेसेस के पैरेलल में। तो जो सरफेसेस के परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट है वो अगेन कहलाएगी नॉर्मल फोर्स एंड सरफेस के पैरेलल वाली कंपोनेंट कहलाएगी हमारी फ्रिक्शन। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी उनके बीच में अराइज होने वाला फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स। अगर उसकी कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है सरफेसेस के तो वो कहलाएगी नॉर्मल, पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगी फ्रिक्शन। और अगर इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं तो इस केस में वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस पहली सिचुएशन में भी वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल होगा, अगर सरफेस वर्टिकल है तो नॉर्मल फोर्स किधर होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर सरफेस इंक्लाइंड है देन नॉर्मल फोर्स इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। सरफेस का जैसा भी ओरिएंटेशन क्यों ना हो, उस ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर में ही हमेशा आपको नॉर्मल फोर्स लेना होगा। जैसे ही मार्कर या इस पेन को मैं इस बोर्ड के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ हूं, तब इस केस में इस बोर्ड ने जो इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाया होगा उसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल आएगी, और इस केस में इस पेन पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल होने वाला है। तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है। तो अगर आपके सरफेस का प्लेन का ओरिएंटेशन बदल दोगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन भी बदल जाती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हर केस में वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। अगर मान लेते किसी सवाल में ये कहा गया है कि सरफेस स्मूथ है, वहां पे हमें फ्रिक्शन को फिर वहां पे लेना नहीं है, तो अगर मान लो हमारे सामने एक स्मूथ सरफेस है, इन दैट केस फ्रिक्शन की वैल्यू को आप 0 मान लेना, और उस केस में जो कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल हो जाएगा, और उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स को आप 0 ले लेंगे, मेकिंग द कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स। मतलब अगर स्मूथ सरफेस रही तो फ्रिक्शन हटा लीजिएगा और कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब उस केस में जो कांटेक्ट फोर्स होगी वो सरफेसेस के परपेंडिकुलर में होगी, पैरेलल कंपोनेंट वहां पे 0 होगी।
ठीक, तो ये हमारे डेली लाइफ का सेकेंड फोर्स था। अब हम बात करते हैं थर्ड फोर्स की। थर्ड फोर्स है टेंशन इन ए स्ट्रिंग और अ रोप। जब भी कोई स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड कंडीशन में आती है तब उसमें एक फोर्स का डेवलपमेंट होता है और उसी फोर्स को हम टेंशन इन ए स्ट्रिंग कहते हैं। एक लूज स्ट्रिंग कभी भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकती। एक स्ट्रिंग तभी फोर्स एग्जर्ट कर सकती है जब वो टाइट हो, स्ट्रेच्ड हो। एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं कि एक बच्चा है और उस बच्चे के पास एक छोटी सी कार है और उसने उस कार को एक धागे से बांध दिया है। अगर वो धागा लूज है और अगर उस लूज धागे को वो बच्चा खींचना चालू करता है तो कार में मूवमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक पूरी की पूरी धागे में स्ट्रेच ना आ जाए, धागा हमारा टाइट ना हो जाए। तो जब तक धागा लूज बना रहेगा तब तक कार किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। जिस मोमेंट पे वो स्ट्रिंग पूरी टाइट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी, उस मोमेंट से ही उस कार में फोर्स एग्जर्ट होना चालू हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो फोर्स का डेवलपमेंट होता है उसी को हम कहते हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग। सिचुएशन को और डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक सिचुएशन यहां पे लिया है। एक स्ट्रिंग को मैंने एक m मास की बॉडी के साथ अटैच कर दिया है और यहां पर एक पॉइंट मार्क किया मैंने A। तो मैं यहां पे आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पॉइंट A पे डेवलप टेंशन कितना होगा। तो इसका जवाब ये है कि मान लेते अगर मैं पॉइंट A पे स्ट्रिंग को कट कर दूं तो A से लेकर के बॉडी तक की स्ट्रिंग और ये बॉडी दोनों पार्ट जमीन पे गिर जाएंगे। मतलब ये है कि इस बॉडी को एंड पॉइंट ए से लेकर के बॉडी तक की स्ट्रिंग को ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है और उसी पुल को अपोज करने के लिए पॉइंट ए में टेंशन का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो डेफिनेटली पॉइंट ए पे रहने वाला टेंशन ए से लेकर के स्ट्रिंग एंड बॉडी दोनों के कंबाइंड वेट के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं कोई और पॉइंट यहां पे मार्क करता हूं, सपोज बी, तो बी पे रहने वाला टेंशन कितना होगा? तो बी पे रहने वाला टेंशन बी से लेकर के बॉडी तक की स्ट्रिंग का वेट प्लस बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे कितना टेंशन होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लेते कि हमारी स्ट्रिंग मासलेस हो, अगर स्ट्रिंग के मास को हम नेग्लेक्ट कर पाए, इसका यह मतलब रहा कि बॉडी की तुलना में स्ट्रिंग का जो वजन है न के बराबर है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब उस केस में ए से लेकर के बॉडी तक की स्ट्रिंग का मास या फिर बी से लेकर के बॉडी तक की स्ट्रिंग का मास या फिर किसी अदर पॉइंट से बॉडी तक की स्ट्रिंग के मास को हम नेग्लेक्ट करेंगे और उस केस में सिर्फ किसके वेट की बात की जाएगी? ओनली बॉडी के वेट की बात की जाएगी। और इसीलिए हर पॉइंट में हम टेंशन की वैल्यू को एक बराबर ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। तो इसीलिए आप इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि किसी मासलेस स्ट्रिंग के केस में हर पॉइंट में हम सेम टेंशन को लेते हैं, एक ही वैल्यू के टेंशन को लिया करते हैं। और इस बात को यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि इन केस ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग द टेंशन एट एवरी क्रॉस सेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द सेम। लेकिन अगर स्ट्रिंग मासिव रही, अगर स्ट्रिंग के मास को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे अगर स्ट्रिंग का जो मास है वो नेग्लिजिबल नहीं है, तब अलग अलग पॉइंट में अलग अलग टेंशन की वैल्यू होगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग के मास को नेग्लेक्ट कर पाएंगे तब उस केस में हर पॉइंट में हम टेंशन की वैल्यू को सेम लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और स्ट्रिंग हमेशा जो फोर्स एग्जर्ट करती है वो अपने लेंथ के अलोंग करती है। तो जिस तरह से भी स्ट्रिंग की लेंथ का ओरिएंटेशन होगा, स्ट्रिंग में डेवलप टेंशन या फोर्स भी उसी लेंथ के अलोंग होगी। तो अगर स्ट्रिंग वर्टिकल है तो स्ट्रिंग में डेवलप्ड फोर्स भी वर्टिकल होगा। अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो स्ट्रिंग में डेवलप्ड फोर्स भी हॉरिजॉन्टल होगा। और अगर स्ट्रिंग इंक्लाइंड है तो उसमें डेवलप्ड फोर्स भी इंक्लाइंड ही होगा। सो बिल्कुल अ स्ट्रिंग ऑलवेज अप्लाइज फोर्स अलोंग इट्स लेंथ। अब हम बात करते हैं लास्ट फोर्स डेली लाइफ का। हमारा नेक्स्ट फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग किसे कहते हैं हम? सो जब भी एक मेटेलिक वायर को हम कॉइल के फॉर्म में उंड करते हैं तब जो बनता है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। सो व्हेन अ मेटेलिक वायर इज कॉइल्ड इट बिकम्स अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के जो दो एंड होंगे उन दो एंड्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी
उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर मान लेते कि हम किसी स्प्रिंग में किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसे तो ना हम खींच करके लंबा किए हुए हैं, ना प्रेस करके छोटा किए हुए हैं, ना तो उसे हमने इलोंगेट किया है, ना तो उसे हमने कंप्रेस किया है, तो अगर कोई स्प्रिंग किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में है, तब जो उसकी लेंथ होती है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आपको बिल्कुल समझना चाहिए। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में स्प्रिंग की जो लेंथ होगी उसे हम स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कहते हैं। अच्छा, अगर एक स्प्रिंग की लेंथ को हम चेंज कर देते हैं फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, अच्छा स्प्रिंग की लेंथ को आप कैसे बदल सकते हो? तो या तो आप उसे खींच के लंबा कर दो, या तो उसे दोनों साइड से कंप्रेस करके छोटा कर दो। तो जब भी हम किसी स्प्रिंग की लेंथ उसके नेचुरल लेंथ से बदलते हैं, उस केस में उस स्प्रिंग में एक फोर्स का डेवलपमेंट होता है और उस फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। जब भी किसी भी स्प्रिंग के लेंथ में हम बदलाव लाएंगे फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, उसमें डेवलप्ड फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। जब भी एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होती है, वो कभी भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती। अ स्प्रिंग डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स एट इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग में डेवलप्ड फोर्स की वैल्यू 0 होती है। एक स्प्रिंग तभी फोर्स एग्जर्ट कर सकती है जब उसकी लेंथ में हम किसी तरह का बदलाव लाएंगे, अदरवाइज नहीं आ सकता। और एक स्प्रिंग हमेशा फोर्स के डायरेक्शन को इस तरह से मेंटेन करती है कि वो अपने नेचुरल लेंथ में लौट आए। तो अगर आपने एक स्प्रिंग को खींच के लंबा किया है, तो उसमें डेवलप होने वाला फोर्स उस स्प्रिंग को वापस से छोटा करने की कोशिश करेगा, और अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोटा कर दिया है, तो उसमें डेवलप्ड होने वाला स्प्रिंग फोर्स उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब ये है, अ स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स नेचुरल लेंथ। एक स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहती है, वो हमेशा अपने नेचुरल लेंथ में ही रहना चाहती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल इन बातों को याद रखिएगा। नाउ अब देखिए सिचुएशन में यहां पर मैंने एक ड्राइंग बनाई है। इसमें ये जो पर्टिकुलर ड्राइंग है, इसमें स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। सेकेंड केस में आप देखिए, मैंने स्प्रिंग को खींच करके लंबा कर दिया है, और इस दौरान डेवलप होने वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ है। यहां पे जो सिंबल एफ आपको दिखाई दे रहा है, ये एफ हमारा स्प्रिंग फोर्स है। तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल थी, तब इसमें कोई भी फोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, और ये बॉडी में किसी भी तरह के मोशन का बदलाव भी देखने को नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही हमने बॉडी को खींच करके राइट की तरफ मूव करवाया और स्प्रिंग को इलोंगेट किया, तब स्प्रिंग में एक फोर्स का डेवलपमेंट हो गया, और वो फोर्स था लेफ्ट की तरफ। क्यों लेफ्ट की तरफ? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहती है। और अगर मान लेते इस बॉडी को मैं प्रेस करके स्प्रिंग को छोटा कर देता, तब इस केस में ये स्प्रिंग इस बॉडी को राइट की तरफ पुश करती, धक्का मारती, और वापस से अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहती। तब इस केस में स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा राइटवर्ड होगा। तो आप देखिए इन दोनों ड्राइंग्स को, आपको समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग को अगर खींच के लंबा कर दें तो जो फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा, और अगर प्रेस करके छोटा कर दें तो फोर्स उस केस में आउटवर्ड डेवलप होता है। एक स्प्रिंग के अगर लेंथ के बदलाव को हम फाइनाइट रखें, बहुत ज्यादा बदलाव ना करें, देन अप टू अ रेंज, तब उस केस में स्प्रिंग में डेवलप्ड फोर्स की वैल्यू कितनी लेंथ बदली गई है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर आपका चेंज इन लेंथ बहुत बड़ा ना हो, स्प्रिंग में डेवलप होने वाला स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग की लेंथ के बदलाव के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपने कम फोर्स लगाया है तो कम लेंथ का बदलाव आएगा, ज्यादा फोर्स लगाया है तो ज्यादा लेंथ का बदलाव आएगा, एंड अकॉर्डिंगली स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती बढ़ती जाती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, द स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, और इस केस में कांस्टेंट को हम शो करते हैं बाय द सिंबल के, और इस के को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। एंड बिल्कुल यहां पर जो x है
वो स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, यहां पर x है स्प्रिंग की लेंथ में आया बदलाव फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं दैट स्प्रिंग फोर्स F की वैल्यू होती है K इंटू एक्स। अगर मैं आपको K की यूनिट के बारे में पूछूं, इट विल बी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K विल बी इक्वल टू F अपॉन एक्स। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन एंड लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। सो न्यूटन पर मीटर विल बी द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। वेक्टर फॉर्म में अगर इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहूं तो मुझे लिखना चाहिए F इक्वल टू माइनस के एक्स। ऐसा इसलिए कि अगर x राइटवर्ड पॉजिटिव लिया गया है तो फोर्स लेफ्ट की तरफ नेगेटिव आ जाएगा, और अगर x को लेफ्टवर्ड में मैंने नेगेटिव लिया है तो फोर्स राइट की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो भी x का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट में ही हमेशा फोर्स का डायरेक्शन का डेवलपमेंट होता है। तो नेचुरल लेंथ से अगर आप लेंथ बढ़ा दो तो फोर्स इनवर्ड आएगा, नेचुरल लेंथ से अगर आप लेंथ कम कर दो तो फोर्स आउटवर्ड आती है। और क्योंकि x एंड f हमेशा डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इसीलिए इस केस में यहां पर हम एक माइनस साइन को पुट करते हैं। और स्प्रिंग हमेशा अपने दोनों ही एंड्स पे फोर्स अप्लाई करती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि स्प्रिंग में डेवलप्ड फोर्स सिर्फ एक ही एंड पे होता है। मतलब जैसे मान लिया जाए इस केस में स्प्रिंग को मैंने खींच के लंबा कर दिया है, तो स्प्रिंग इस बॉडी को लेफ्ट की तरफ खींच रही है और स्प्रिंग इस सरफेस को राइट की तरफ खींच रही होगी। तो स्प्रिंग में डेवलप होने वाला फोर्स दोनों ही एंड पे होता है। तो इस बात को भी आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। अ स्प्रिंग अप्लाइज फोर्सेस एट बोथ ऑफ इट्स एंड्स विद द सेम मैग्नीट्यूड, सेम वैल्यू के साथ वो दोनों डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करती है या दोनों एंड्स पे फोर्स को अप्लाई करती है। नाउ अगर हम दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करें तब उस केस में हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो स्प्रिंग है जिसमें एक की स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरे की है K2। तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट कर दिया जाए देन उनके कॉम्बिनेशन की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। के यहां पर हमारे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये पहली स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर उन दोनों स्प्रिंग्स को हम पैरेलल में लगा दें इस तरह से, एक स्प्रिंग ये रही मान लो और ये दूसरी स्प्रिंग है, तो अगर दो स्प्रिंग्स को हम पैरेलल में लगा दें तब उनके कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है K इक्वल टू K1 प्लस K2। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि हम एक स्प्रिंग को कट करके छोटा कर देते हैं, उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। इन दैट केस अगर ऐसा केस रहा तब उस केस में हम दोनों ही पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे स्प्रिंग की जो लेंथ है, जो हमारी इनिशियल जो स्प्रिंग थी कट करने के पहले, उसकी लेंथ मान लेते हैं L है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K है, और उसको दो हिस्सों में काटा जिसमें पहले पार्ट की लेंथ है L1, दूसरे पार्ट की लेंथ है L2। इन दैट केस K1 निकालने का फॉर्मूला होता है KL अपॉन L1 एंड K2 निकालने का फॉर्मूला होता है KL अपॉन L2, और इसे भी आप बिल्कुल याद रखिए। तो इसी तरह से अगर हम उस स्प्रिंग के n हिस्से करते हैं तो पहले हिस्से की स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी KL अपॉन L1, दूसरे की KL अपॉन L2 एंड इसी तरह से आखिरी की KL अपॉन Ln हो जाएगी। तो जितना छोटा लेंथ होगा स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और इसलिए यहां पे एक बात हम कंक्लूड कर सकते हैं, जितनी ज्यादा लेंथ स्प्रिंग की उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना छोटा होता है, और जितनी छोटी लेंथ होती है स्प्रिंग की उतना ज्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो इसी को लेकर के आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते एक नोट की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे नेचर में सिर्फ 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं, बट अभी मैंने आपको वेट के बारे में बताया, कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताया, टेंशन इन स्ट्रिंग के बारे में हमने चर्चा की एंड स्प्रिंग फोर्स की भी चर्चा की।
तो जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो उसको यहाँ पर हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो पहला फोर्स तो क्लियर था कि जो वेट थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी। जहां तक बात कांटेक्ट फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स की है, ये तीनों फोर्सेस एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, क्योंकि इन तीनों ही फोर्सेस का डेवलपमेंट एटम्स के बीच में रहने वाले या एटम के अंदर रहने वाले चार्जेस के इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होता है। और इसीलिए हम कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स शोज अप इन मेनी फॉर्म्स इन डेली एक्सपीरियंस। तो हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कई वे में हमारे सामने अपीयर होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस केस में कांटेक्ट फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स, ये जो तीन फोर्सेस हैं ये कौन हैं? ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। तो हमने जो अभी डेली लाइफ में चार फोर्सेस की बात की, उसमें पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, और बाकी की जो तीन फोर्सेस थे वो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जहां तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स का सवाल है, इन फोर्सेस की तो हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि डेली लाइफ में हम इन फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं करते। ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं और इनका जो रेंज है वो एक न्यूक्लियर लेवल पे ही रहता है, वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, अब मैंने आज आपको जो भी समझाया उसको लेकर के मैं एक आध सवाल आपको करवा देता हूं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग की लेंथ मान लेते 100 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मान लेते हैं 50 न्यूटन पर मीटर। तो इस 100 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर लिख सकता हूं, और ये उसकी है नेचुरल लेंथ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस केस में स्प्रिंग कितना फोर्स का डेवलपमेंट कर रही होगी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देन द आंसर विल बी 0। आप एक्साइटमेंट में F इक्वल टू के एक्स में k की जगह में 50 एंड x की जगह में 1 पुट मत कर देना। कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में फोर्स अप्लाई नहीं करती। एक स्प्रिंग फोर्स तभी अप्लाई कर सकती है जब आप स्प्रिंग की लेंथ में बदलाव लाएंगे, और x यहां पे स्प्रिंग की लेंथ का बदलाव होता है एज मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। और क्योंकि यहां पे दी गई लेंथ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, इस केस में रहने वाले स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, नाउ एक और मैं सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्प्रिंग हैं, जिसमें एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो 200 न्यूटन पर मीटर, एंड सेकेंड का मान लेते हैं 300 न्यूटन पर मीटर। अब अगर मैंने इन दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में लगा दिया और मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला था 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तब इस केस में आप k1 k2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 1/200 प्लस 1/300, इस केस में एलसीएम हो जाएगा 600। सो डेफिनेटली यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। सो 3 + 2 विल बिकम 5। तो फाइनली जो k की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल करने से आएगी। तो आप 600 को ऊपर ले लीजिए, 5 को नीचे, तब इस केस में बनने वाला आंसर हो जाएगा 120 न्यूटन पर मीटर। और इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई। कम क्यों हुई? क्योंकि जब आपने सीरीज में कंबाइन किया तब आपने ओवरऑल लेंथ बढ़ा दी, और स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज्यादा होती है स्प्रिंग कांस्टेंट उतना छोटा होता है, और इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। नाउ अगर मान लेते इसी सिचुएशन में हमने दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में लगाया होता, तब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती k1 प्लस k2, जिसकी वैल्यू आ जाती 500 न्यूटन पर मीटर। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। नाउ एक सिचुएशन और लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है सपोज 1000 न्यूटन पर मीटर। अब मैंने मान लेते इसके 3 हिस्से किए, जिसमें एक की लेंथ रखी मैंने 20 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ रखी मैंने 30 सेंटीमीटर,
एंड तीसरे की लेंथ रखी मैंने 50 सेंटीमीटर, और हमको पूछा जाए कि तीनों पार्ट के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी कितनी होगी, तब इस केस में K1 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इंटू एल अपॉन L1, दिस विल बी इक्वल टू, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदल भी सकता हूं, नहीं भी बदल सकता, क्योंकि अल्टीमेटली लेंथ का रेशियो है तो वो फाइनली यूनिट वाइज कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं सेंटीमीटर में ही वैल्यू को लिखता हूं, तो K की जगह में आ जाएगा 1000, L की जगह में लिख देंगे 100 एंड L1 की जगह में 20। तो इस केस में 100/20 विल बिकम 5। तो फर्स्ट पार्ट के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 5000 न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। सेकेंड पार्ट की अगर निकालनी हो तो K2 की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेकेंड पार्ट की लेंथ है 30, तो 1010 यहां पे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 10,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इक्वल्स टू 3333 न्यूटन पर मीटर। एंड जो आखिरी पार्ट है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सिमिलर वे में निकाल लीजिए, K इंटू एल अपॉन L3, दैट इक्वल्स टू 50, ये L3 की वैल्यू है। एंड फाइनली 100/50 की वैल्यू 2 आ गई, सो लास्ट पार्ट के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2000 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से आप जो हमने आज फॉर्मूले डेवलप किए उनको आप यूज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।